हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई के राइट प्रोविजंस के बारे में। क्या है ये राइट प्रोविजंस, क्यों मणिपुर गवर्नमेंट ने इसे क्लेम किया है, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, सारी चीजें डिटेल में समझते हैं। वैसे पेपर 3 के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए शुरू करते हैं। मणिपुर गवर्नमेंट ने रिसेंटली आरबीआई के राइट प्रोविजंस को इन्वोक किया है और बेसिकली इससे जो बेनिफिट्स होंगे वो जो करंट बोरोवर्स हैं उनके लोन की रिस्ट्रक्चरिंग होगी और जो टाइम पीरियड है वो रीपेमेंट का टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। अब आइए इसे हम डिटेल में देखते हैं कि ये हुआ क्यों। एक्चुअल में मणिपुर में काफी लंबे समय से राइट्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं इस समय तक, और 3 महीनों में काफी ज्यादा बिजनेसेस को अफेक्ट हुआ है। काफी लोग वहां से इनफैक्ट माइग्रेट कर गए हैं ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, और ये फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं और ये जो राइट ने बिजनेसेस को काफी ज्यादा अफेक्ट किया है, लोगों की सेफ्टी को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। अब आप खुद सोचिए, अगर बिजनेस पर्टिकुलरली कोई है और कोई इनकम नहीं हो रही है और बिजनेस अगर बंद पड़ा हुआ है राइट्स की वजह से, तो पैसा कैसे आएगा? और अगर आपने कोई लोन ले रखा है, इफ यू आर अ बोरोवर, तो आप उसे रीपे कैसे करेंगे? क्योंकि आपका बिजनेस तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है ना। और अगर आप रीपे नहीं कर पाएंगे उसे, तो फिर जो भी पेनाल्टीज और काफी XYZ जो प्रोसीजर्स हैं एनपीएस के, तो बेसिकली राइट प्रोविजंस जो हैं आरबीआई के, ये 2018 के डायरेक्शंस के अंडर रिलीज किए गए हैं। आरबीआई डायरेक्शंस 2018। These directions are basically related to the measures for those area which are affected by natural calamities। लेकिन इसका चैप्टर 7 स्पेसिफिकली बात करता है राइट्स इन अफेक्टेड एरियाज की। यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है अबाउट द राइट अफेक्टेड एरियाज। अब हम इसे डिटेल में समझें अगर, तो बेसिकली चैप्टर 7 बात करता है राइट्स एंड डिस्टर्बेंस की, और उनसे राइट्स एंड डिस्टर्बेंस से जो भी अफेक्ट हुए एरियाज उनकी। और वहां पे होता क्या है कि कुछ स्पेसिफाइड नॉर्म्स हैं। ये नॉर्म्स आर बेसिकली रिगार्डिंग द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन्स एज वेल एज प्रोवाइडिंग द फ्रेश लोन्स एंड द केवाईसी नॉर्म्स। अब यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये किस किस बैंक्स पर एप्लीकेबल हैं? ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पर एप्लीकेबल हैं जो प्रोविजंस हैं, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर एप्लीकेबल हैं। बट जो आरआरबीज विच आर लाइसेंस्ड बाय आरबीआई टू वर्क इन इंडिया, ये वो आरआरबीज को एक्सक्लूड करते हैं। ये वाले 2018 के प्रोविजंस, आरआरबीज आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम देम। देन क्रॉप लोन्स की अगर बात की जाए तो क्रॉप लोन्स को रीपेमेंट का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया जाता है। अब इसके कुछ नॉर्म्स हैं। बेसिकली अगर 50% से कम क्रॉप लॉस का डैमेज होता, क्रॉप लॉस होता है, बेसिकली जो क्रॉप का डैमेज है वो 50% से कम है, तो जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो लगभग 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर क्रॉप लॉस का डैमेज 50% से ज्यादा है तो ये 5 साल तक बढ़ाया जाता है। 5 साल तक बैंक इसे बढ़ा सकती हैं रीपेमेंट का जो शेड्यूल है वो। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स की अगर बात करें तो बेसिकली लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स 5 साल या उससे ज्यादा के लिए दिए जाते हैं जनरली, और ये दिए जाते हैं कोई भी असेट, मशीनरी या फिर एक्सपेंशन, फार्म एक्सपेंशन, उन सारे पर्पसेस के लिए। अब लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स का एक्चुअल में प्रोविजन में जो चीज स्पेसिफाइड है वो ये है कि अगर प्रोडक्टिव असेट्स डैमेज हो जाते हैं तो फ्रेश लोन्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और अगर प्रोडक्टिव असेट्स डैमेज नहीं होते हैं, if productive assets are not damaged, if productive assets are not damaged, then installment payments schedule can be extended by 1 year। यहाँ पे सिर्फ टाइम पीरियड का एक्सटेंशन मिलता है। if the productive assets are not damaged, then only टाइम पीरियड का ही एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन अगर प्रोडक्टिव असेट्स डैमेज हो जाते हैं तो फ्रेश लोन्स कैन बी प्रोवाइडेड। इसके बाद एक और यहां पर प्रोविजन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। फ्रेश लोन्स कैन बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी कोलैटरल, विदाउट एनी कोलैटरल, और इसकी लिमिट है 10,000 तक की। मतलब 10,000 रुपए तक का लोन बैंक्स जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर बिना किसी कोलैटरल, बिना किसी सिक्योरिटी के प्रोवाइड कर सकती हैं, जिससे कि बिजनेस को रन करने में थोड़ी सी हेल्प मिल सके, थोड़ा सपोर्ट मिल सके। लास्टली ये एक और चीज
नॉर्म्स जो है स्पेसिफाई करते हैं वो ये है कि केवाईसी के नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब एग्जांपल के लिए हम ऐसे समझते हैं कि सपोज राइट या फिर नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया है, अगर वहां पे बाढ़ आती है या फिर वहां पर दंगे हो रखे हैं, तो उस केस में आप समझिए कि किसी के पास भी अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसे समझें कि बाढ़ आई और किसी का भी जो भी पर्टिकुलर फाइल है या जो भी जहाँ पर पर्टिकुलरली कबर्ड में सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं वो बह जाता है या फिर उसमें पानी भर जाता है, वो सारा गीला हो जाता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स तो डैमेज हो जाएंगे। आप हमेशा उन्हें वाटरप्रूफ बैग्स में तो रख के नहीं रखेंगे, और सपोज रखते भी हैं तब भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो लोग वाटरप्रूफ बैग्स में नहीं रखेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे केस में आपको फिर केवाईसी का जो भी प्रोसीजर है वो आप कैसे फिनिश कर पाएंगे, कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। और सेकेंडली राइट अफेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें तो राइट अफेक्टेड एरिया में सपोज बहुत भयानक दंगे हैं और आग वगैरह भी लगा दी जाती है, कई बार अपोजिट पार्टीज के द्वारा एक दूसरे के घरों में या फिर शॉप्स में आग लगा दी जाती है। मणिपुर में भी हमने रिसेंटली ये चीज देखी है, ठीक है। तो जब शॉप्स को और घरों को लोग आग लगा देते हैं तो आप अपनी जान पहले बचाएंगे या आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले बचाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी जान पहले बचाएंगे। जब आप अपनी जान बचाएंगे तो उस केस में आपके पास डॉक्यूमेंट्स बहुत हाई चांसेस है कि नहीं होंगे, और मेजोरिटी जनता ऐसी हो सकती है जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स ना हो। अब उन्हें दोबारा बनवाने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है कई बार, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के ऑफिसेस खुद ही इतने ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं कि उन्हें मतलब रिज्यूम बैक करने में भी टाइम लग जाता है, जो भी ये डॉक्यूमेंटेशन वाले और ये सारे जो सेंटर्स होते हैं और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इन्हें भी रिज्यूम बैक करने में टाइम लग जाता है ऐसे केस में, जब राइट्स या फिर कहना चाहिए कि नेचुरल कैलामिटीज का सिनेरियो हो। तो उस केस में यहाँ पर सीधा सीधा आरबीआई ने जो नॉर्म्स स्पेसिफाई की हैं उसमें ये कहा है कि केवाईसी की जो नॉर्म्स हैं उन्हें रिलैक्स किया जाए, और अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी उनसे नए अकाउंट्स खोलने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएं। तो ये कहता है रिलैक्सेशन ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। अब हम थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो हमने 2018 के प्रोविजंस देखे, जो डायरेक्शंस हैं आरबीआई डायरेक्शंस 2018 रिगार्डिंग द एरियाज अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज एज वेल एज राइट्स, तो इन डायरेक्शंस में स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन्ड है कि जो भी एरियाज अफेक्टेड है नेचुरल कैलामिटीज से या फिर राइट से, वहां पे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स एज वेल एज रीपेमेंट शेड्यूल का एक्सटेंशन, ये दो चीजें स्पेसिफिकली हाईलाइटेड हैं। तो हमें ये दोनों चीजें समझनी होंगी। अब हमने रीपेमेंट का जो शेड्यूल है वो तो हमने समझ लिया कि जो टाइम पीरियड है, जो भी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट्स का टाइम है, उसको नेक्स्ट 1 से 2-3 साल तक आगे बढ़ा दिया जाता है कि अगर आप नहीं भी भरते हैं अपना जो ईएमआईज है या जो भी मतलब इंस्टॉलमेंट्स है, अगर वो आप टाइम पर नहीं भरेंगे तो आपका लोन बेसिकली एनपीए अकाउंट में नहीं जाएगा, ना ही आपके ऊपर कोई पेनल्टीज लगेंगी। बेसिकली बस यही है रीपेमेंट शेड्यूल का एक्सटेंशन। अब लोन रीस्ट्रक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये बैंक्रप्सी से बचाता है फर्म्स को। अब जो भी कंपनीज हैं, जो भी बिजनेस हाउसेज हैं, अब अगर वो पर्टिकुलरली क्योंकि राइट्स या फिर नेचुरल कैलामिटीज है तो वो अपना बिजनेस कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जब अपना बिजनेस कंडक्ट नहीं कर पाएंगे तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, और जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो प्रॉफिट्स नहीं होंगे, और प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हाउ कैन दे रीपे देयर लोन्स। तो यहां पर एक्चुअल में रीस्ट्रक्चरिंग में होता क्या है कि लोन्स के रिगार्डिंग बैंक्स के साथ में नेगोशिएट किया जाता है कि हम थोड़ा लोअर इंटरेस्ट रेट पर ही अपना लोन रीपे कर पाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि बैंक्रप्सी को अवॉइड किया जा सके। अब सपोज बैंक्रप्सी अगर कोई भी फर्म फाइल कर देता है और अगर उसका लिक्विडेशन हो जाता है तो बैंक को तो अपना पैसा मिलेगा नहीं, और क्रेडिटर्स को भी, जो जिन लोगों ने लोन दिया है उन्हें भी मतलब कुछ काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं इसमें। और स्पेसिफिकली जो लोग ऑपरेशंस वगैरह के लिए पैसा देते हैं, वो एक सीक्वेंस है इसका पूरे तरीके से लिक्विडेशन का। तो बेसिकली जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है बैंक्स इस पे इसीलिए फोकस करते हैं ताकि बैंक्रप्सी को अवॉइड किया जा सके और बिजनेस पर्टिकुलरली बिजनेस हाउसेस कंडक्ट कर पाए अपने बिजनेस। दैट्स इट, टू कीप द बिजनेस गोइंग एंड टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम बैंक्रप्सी। क्योंकि बैंक्रप्सी फाइल होगी तो जो भी क्रेडिटर्स हैं, इस केस में बैंक्स भी हैं जिन्होंने अपना लोन दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, तो वो वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहूँ तो कोई टेक्सटाइल मिल है, सपोज टेक्सटाइल मिल का साल भर का जो रेवेन्यू है वो 1 CR का है, ठीक है। 1 करोड़ का इनका साल भर का रेवेन्यू जनरेशन है। इसमें जो भी इनका टैक्सेस वैक्सेस सब कुछ हटा देते हैं, और जो भी इनपुट प्राइसेस है वो भी हटा देते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस है वो भी हटा देते हैं। दे सेव अराउंड 20 lakhs। अब इस 20 लाख में अगर सपोज के इन्होंने 2 करोड़ का लोन लिया हुआ है तो ये बड़े आसानी से 5 लाख मंथली अपना इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे, ठीक है। और 2 करोड़ का भी लिया हुआ है तो वो 10 साल में भी अगर ये भरेंगे तो बड़े आराम से भर भी देंगे उसे पूरा। लेकिन अगर ऐसा केस होता है और ये बैंक्रप्सी फाइल कर देते हैं तो इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो तो पूरा जीरो, प्रॉफिट्स पूरे जीरो।
अब बेसिकली जो भी मशीनरी है या जो भी इनके पास एसेट्स हैं उनको सेल करके और सारे लोग उसी में से अपना पैसा लेना चाहेंगे। अब क्या जरूरी है कि जो कंपनी साल भर में 1 करोड़ का काम कर रही है उसकी मशीनरी भी 1 करोड़ की बिक जाए? कोई बड़ी बात है क्या? क्योंकि ये साल भर में कर रहे हैं 1 करोड़ का काम, जो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं साल भर में 1 करोड़ का कर रहे हैं। क्या गारंटी है इस चीज की कि इनकी मशीनरी भी 1 करोड़ की होगी? बिल्कुल नहीं। और इनके ऊपर लोन कितना है? 2 करोड़ का, जिसमें ये 5 लाख मंथली अपनी ईएमआई दे रहे हैं, आई मीन इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक्स अवॉइड करना चाहते हैं बैंक्रप्सी को, जिससे कि अगर बैंक्रप्सी फाइल होती है और लिक्विडेशन की नौबत आती है, सारा जो भी कंपनी के एसेट्स हैं वो बिक जाते हैं, तो उसमें किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है, ना बिजनेस हाउस को फायदा होने वाला है, ना बैंक्स को फायदा होने वाला है। दैट्स व्हाई बैंक चाहते हैं कि बैंक्रप्सी को अवॉइड किया जाए और बिजनेस को चलने दिया जाए, बिजनेस हाउसेस को प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकें। ऐसी कोई नौबत आती भी है अगर कि मतलब कोई राइट होता है या नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो उस केस में बैंक्स यही कोशिश करेंगे कि लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए। और वो किस लिए कर दिया जाए? जिससे कि बैंक्रप्सी फाइल ना हो, क्योंकि इसमें सभी का फायदा है, बैंक्स का भी फायदा है एज वेल एज बिजनेस हाउसेज हैं उनका भी फायदा है। और अगर बैंक्रप्सी फाइल होती है तो कितने सारे वर्कर्स अपनी जॉब लूज करेंगे, गवर्नमेंट अपना टैक्स लूज करेगी, तो काफी लोगों का लॉस होता है एक बड़े बिजनेस हाउस के बंद होने से। दैट्स व्हाई बैंक यही चाहती हैं कि बैंक्रप्सी अवॉइड की जा सके एट एनी कॉस्ट, अगर नेचुरल कैलामिटी या फिर राइट जैसी सिचुएशन आती है तो ये हमने देखा राइट प्रोविजन ऑफ आरबीआई। और बात की कि मणिपुर में गवर्नमेंट ने ये जो प्रोविजन है ये फिलहाल क्लेम किए हैं अपने बोरोवर्स को सेव रखने के लिए, और जो भी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स एज वेल एज रीपेमेंट शेड्यूल को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे प्रोविजंस हैं। आरबीआई ने 2018 में ये सारे मेजर्स प्रोवाइड किए थे रिगार्डिंग द regions or the places which are affected by the rights as well as natural calamities। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।